ताकि अन्य जो अतिथि आते थे वे बैठकर गांधी जी के साथ उन सभी बातों की चर्चाएं किया करते थे और गांधी जी से वचनामृत का पान किया करते थे। वचनामृत शब्द का अर्थ होता है वचन रूपी अमृत। कि गांधी जी के साथ जब ये मिलने आते और गांधी जी जो जो चर्चाएं उनके साथ करते, गांधी जी का जो विचार है वे वो लोग सुनते थे और गांधी विचार सदियों से प्रसिद्ध रहा है। तो वचन रूपी अमृत वे सभी श्रवण करते थे, पान करते थे। गांधी जी के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता था और वह अमृत के समान थे। बापू अपने जो भी अतिथि आते, मेहमान आते, उनके साथ बैठते, उस समय कोई काम नहीं करते ऐसा नहीं, वे चरखा जो है वह अपने साथ रखते और साथ साथ चरखा चलाते जाते और जितने भी बड़े माननीय अतिथि उनसे मिलने आते उनसे बातें किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। इसलिए काम तो हमेशा किया करते, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति आ गया हो, फुर्सत में बैठकर उनके साथ वार्तालाप नहीं करते, उनसे बातें करते जाते और चरखे पर सूत जो है वह काटते जाते, चक्र चलाते जाते, मानो हमें संदेश दे रहे हैं और सदा चेतावनी दे रहे हैं कि अपने आप को फुर्सत में मत रखो, समय बर्बाद मत करो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा काम जो है वह तुम्हारी बातें जो है वह तुम्हें यूं ही आलसी न बना दे, रोक कर न रखे, इसलिए हमेशा व्यस्त रहो। और ये जो चटाइयाँ इस कुटिया में बिछाई गई है, इन सभी चटाइयों पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद यादव, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सभी महान राजनेता जो है वह जब भी उनसे मिलने आते इन्हीं चटाइयों पर बैठकर उनसे बातें किया करते थे, वार्तालाप किया करते थे। और इन सभी चटाइयों पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, पत्रकार आकर बैठते थे और गांधी जी से उनके मुख से निकली हर बात को सुनते थे, वचन रूपी जो अमृत है उन्हें श्रवण करते थे। लेखक लिखते हैं कि आज इसी कुटिया के इस कमरे में दोपहर में मैं अकेला बैठा हूँ, कोई भी नहीं है, और यही बात सोचकर मैं भावमुग्ध हो रहा हूँ। तो गांधी जी के इस कमरे में अतिथि गृह भी बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। चटाइयाँ रखी गई है जिसमें बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार आकर बैठते थे और गांधी जी के साथ चर्चा जो है वह किया करते थे। इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर एक बहुत ही सुंदर पंक्ति लिखी है। गांधी जी के जो विचार है उन विचारों का इस कुटिया में कई जगह पर अलग अलग दफ्तियों पर, अलग अलग कागज में, पट्टिकाओं में लगाकर रखा गया। गांधी विचार अमूल्य है और आज गांधी जी जीवित है तो उसका कारण है उसके अपने विचार, और विचार ही नहीं बल्कि उन विचारों को उन्होंने जीवन व्यवहार में अपनाया, उसे ला दिया, और इसलिए आज गांधी जी के ये विचार महत्वपूर्ण बन गए। उस पंक्ति में बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत किया गया है। चटाई के ऊपर दफ्ती पर जो पंक्ति लिखी है वह बहुत ही सुंदर विचार प्रस्तुत करती है। लेखक कहते हैं कि उसे पढ़िए। क्या लिखा है? तो वे कहते हैं कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। कभी दोहरे अर्थ वाले शब्द प्रयोग से भी झूठ बोला जा सकता है। किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंखों के संकेत से किसी वाक्य पर विशेष महत्व देकर भी झूठ बोला जा सकता है। और ऐसा झूठ, ऐसा मिथ्या प्रयोग साफ साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा होता है। देखिए, यहाँ असत्य के संदर्भ में
झूठ के संदर्भ में गांधी जी के जो विचार है उसे बहुत ही सुंदर ढंग से आलेखित किया गया है कि झूठ शब्दों में निहित नहीं है। साफ साफ है कि झूठ सिर्फ और सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं बोला जाता। वास्तव में उस झूठ बोलने के पीछे दूसरे का क्या अहित निहित है उस पर निर्भर है। मतलब छल करते वक्त जो हम झूठ बोलते हैं वह झूठ वास्तव में झूठ होता है। स्वार्थ के वश में होकर जो हम झूठ बोलते हैं वह झूठ महत्व का है। इसलिए सिर्फ शब्दों में ही झूठ निष्पन्न नहीं होता, छल करने में, हमारे व्यवहार में झूठ निष्पन्न होता है। कभी कभी हम न बोलकर चुप्पी साध कर भी झूठ बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का झूठ है। सत्य वचन बोलने होते हैं तब चुप हो जाते हैं, तो गांधी जी के हिसाब से ये भी एक प्रकार का झूठ है। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करके जो हम बोलते हैं और उसमें जो झूठ है वह भी एक प्रकार का झूठ ही है, बहुत बड़ा बुरा झूठ है। इतना ही नहीं, किसी शब्दांश पर उसे असत्य झूठ होते हुए भी सत्य साबित करने के लिए जोर देकर हम जो झूठ बोलते हैं वह भी बुरा है। और आँख के संकेत से बोले बिना भी झूठ बोला जा सकता है। आँख का इशारा करके झूठ शब्दों से अभिव्यक्त होकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। चुप्पी साध कर भी बोला जाता है और आँख के संकेत से भी बोला जा सकता है झूठ। गांधी जी यही बात समझाते हैं। और कभी कभी किसी वाक्य विशेष का महत्व भी झूठ में होता है। और ये चीज़ों में जो हम झूठ बोलते हैं वह साफ साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा होता है गांधी जी के विचार से। मैं एक उदाहरण जो है उसे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महाभारत का प्रसंग है। अश्वत्थामा को जब अश्वत्थामा जो है उसका आधार लेकर गुरु द्रोणाचार्य को मारना और उसकी युक्ति जब बनाई जाती है तब सम्राट युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, तो युधिष्ठिर मना करते हैं। तो योजना बनाई जाती है कि अश्वत्थामा नाम का जो हाथी है उसे मार दिया जाए और युधिष्ठिर को पूछने पर जो है वह नरो वा कुंजरो वा कहा जाए। और हुआ भी, युद्ध के मैदान में दूसरे दिन भीम अश्वत्थामा नामक जो हाथी है उसे मार देता है और कहने लगता है कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य किसी पर विश्वास नहीं करते, तो वे युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा मारा गया है, नर या पशु। दूसरा वाक्य जो है उस पर खास द्विअर्थी शब्दों के प्रयोग से झूठ बोला गया। और जब दूसरा वाक्य युधिष्ठिर धीरे से बोल रहे होते तब भगवान कृष्ण शंख ध्वनि से द्रोणाचार्य को सुनाई न दे उस प्रकार से बजाते हैं। ये उदाहरण है झूठ बोलने का। शब्दों में निहित हो या न हो, छल करने में जो बोला गया है वह वास्तव में झूठ है। और यही बात हमें इस उदाहरण में भी समझ में आती है। झूठ का सहारा लेकर अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य की हत्या की गई। कई लोग मानते हैं कि धर्म के लिए ये हत्याएं हुई है और धर्म की विजय के लिए झूठ बोला गया, झूठ नहीं हो सकता। पर गांधी जी के विचार थे कि जब भी इस प्रकार का छल करते हैं और झूठ बोलते हैं तब वास्तव में झूठ होता है। और इनके कई प्रकार हैं। फिर वे कहते हैं लेखक कि बापू की कुटिया जो है उनके 3 भाग हैं। पहला भाग जिसमें लेखक अभी बैठे हुए, जिसमें गांधी जी रहा करते थे। दूसरा भाग जो है वह नज़दीक में ही है, जिस पर एक चौकी पर एक बिस्तरा समेटा हुआ पड़ा है। कुटिया का जो दूसरा भाग है उसमें एक चौकी पर बिस्तरा समेटा हुआ पड़ा है। उसमें गांधी जी की बीमारी के समय
राजकुमारी अमृत कौर जो है वह गांधी जी की सेवा करने के लिए रहा करती, वह उनका दूसरा भाग है। और तीसरा भाग इस कुटिया का जो है उसमें गांधी जी का स्नानागार है। गांधी जी का स्नानागार है जिसमें कितनी सफाई की चीज़ें रखी गई है और सुंदर स्वच्छता भी गांधी जी खुद उसकी साफ सफाई किया करते थे। फिनाइल की शीशी रखी गई है, कमोड के नज़दीक मिट्टी के हंडे हैं, आदि चीज़ें जो है कई सारे बर्तनों के साथ बाल्टी आदि वहाँ पर रखा गया और उसी जगह पर गांधी जी के शरीर पर तेल से मालिश की जाती थी। तो गांधी जी की कुटिया के लेखक के हिसाब से 3 भाग है। एक भाग जिसमें अभी लेखक बैठे हुए हैं, जिसमें चटाइयाँ है, अतिथि आकर मिलते थे, जिसमें गांधी जी रहा करते थे। दूसरा भाग जिसमें गांधी जी की बीमारी के समय राजकुमारी अमृत कौर रहा करती थी। और तीसरा भाग जिसमें गांधी जी का स्नानागार है और उनके स्नानागार में उपयोग की अनेक प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई है और वहीं पर उनके शरीर पर मालिश की जाती थी। और अंतिम पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं कि बापू की कुटिया को एक एक वस्तु को मैं अपलक दृष्टि से निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। गांधी जी की जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को मैं निहार रहा हूँ, एक एक चीज़ों को, और साथ साथ लिखते भी जा रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनावट से यह कुटिया जो है उसे निर्मित किया गया है और ऊपर खपरेल डाल दिए गए हैं। बांस और लकड़ी से ये निर्मित की गई कुटिया है, ऊपर खपरेल डाले गए हैं और उनकी दीवारें जो है वह बांस की फट्टियों से पहले बनाई गई, उस पर चटाइयाँ लगाकर उसे माटी से पोत दिया गया। और इतनी साधारण होने के बावजूद भी कहीं पर भी चूना, रंग आदि किसी का इस्तेमाल किया गया नहीं है। और उसका बनावट इस प्रकार से है कि दरवाजे और खिड़कियां काफ़ी है और कहीं पर भी हवा और प्रकाश की कमी बिल्कुल महसूस होती नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस गद्य में, इस रेखा चित्र में गांधी जी की कुटिया में उपस्थित हर चीज़ का जैसे एक तादस रेखा ये लेखक खींचते जाते उसका जीवंत वर्णन बन पड़ा और सुंदर आलेखन यहाँ पर गांधी जी की हर चीज़ का, कुटिया में जो जो चीज़ें दिखाई देती है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी दूसरी जो इकाई है उसकी चर्चा हम पूरी करते हैं। इस इकाई के जो ग्रामर है, व्याकरण है, वह और स्वाध्याय प्रश्न जो आपके स्वाध्याय पुस्तक में लिखने हैं वह मैं आपको PDF फाइल के रूप में भेज रहा हूँ। आपको वो व्याकरण तैयार करना है, लिखना है और साथ ही साथ उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय प्रश्न जो है वह आपको अपनी स्वाध्याय बुक में लिख लेना है। धन्यवाद।